चैप्टर चल रहा है, ठीक है। देखिए जो ट्रांसफॉर्मर मैंने पढ़ा दिया था वो ये था कि ये ना हमारे पास ट्रांसफॉर्मर ऐसे ही वाला बनाना है, वरना वैसे कंस्ट्रक्शन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन ये बनाने में ठीक रहता है, समझाने में भी ठीक रहता है। लेकिन आपको बनाने का ऑप्शन इस बार अच्छा है कि क्योंकि ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आना नहीं है। ये क्या चीज है बेटा? आयरन कोर। कैसे बना हुआ है? लैमिनेटेड शीट्स। ये लैमिनेटेड शीट्स हैं, ठीक है, यही तो था। ठीक, फिर इसमें एक तरफ प्राइमरी बाइंडिंग हो रही थी और एक तरफ सेकेंडरी, यू, ठीक है। एक तरफ वायरिंग ये हो रही थी, इसका नाम पी दे दिया मैंने, पी फॉर प्राइमरी, जहां हम इनपुट देंगे, ठीक है। एक तरफ और जस्ट इसके इधर दूसरी बाइंडिंग और हो रही होती है, इसको सेकेंडरी बाइंडिंग बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स थोड़े अलग रखने हैं, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, फिलहाल मैंने ज्यादा दिखा दिए, ठीक है। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल उसको बोलते हैं जिसमें आप इनपुट एसी ऐड करोगे, इनपुट ऐड करोगे, इनपुट एसी वोल्टेजेस। अब म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये आयरन क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि आयरन सबसे अच्छा कोरियर है इस दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है ना, इधर से उधर, जैसे व्हाट्सएप है ना, मैसेज तुरंत, बहुत फेमस है, तुरंत पहुंचा देता है। कितने लोगों ने उसकी कोशिश कर ली कि उसका अपोनेंट बना ले, ठीक है। जियो ने कोशिश कर ली है ये, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे व्हाट्सएप जैसा। फाइनली जुकरबर्ग को भी उसे खरीदना ही पड़ा, बनाना, क्योंकि उसे भी पता था कि वो नहीं जीत पाएगा। तो ये यहाँ के मैसेज यहाँ पहुंचा देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाले, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो इस चक्कर में आयरन की कोर में एडी करंट बनेंगी। उनको मिनिमाइज करने के लिए लेमिनेटेड शीट्स यूज कर रखी हैं। समझ गए? लेमिनेटेड शीट, ये एक नंबर का एमसीक्यू है। व्हाई वी आर यूजिंग लेमिनेटेड शीट्स? ओनली टू रिड्यूस, ओनली टू रिड्यूस, बोलो क्या? एडी करंट। फिर यहां पर ईएमएफ, अच्छा यहां फ्लक्स चेंज होगा तो यहां भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस इंड्यूस ईएमएफ को एक आरएल लोड रेजिस्टेंस पे ले लेते हैं, और आरएल का फंक्शन मैं पहले भी बता चुका हूं, सर्किट के सारे वोल्टेज खुद चूस लेता है, खुद निचोड़ देता है, ठीक है। गन्ने का जूस होता है ना, बिल्कुल एंड तक निकाल के मानते हैं हम, जो गन्ने के जूस वाला है, तो ऑलमोस्ट आरएल पे बिल्कुल गन्ने के जूस की तरह सारा निचोड़ लेते हैं ये। यहां पर आपको ट्रांसफॉर्म्ड एसी आउटपुट मिला था, थोड़ा सा कल का रिवीजन भी हो रहा है। ट्रांसफॉर्म्ड एसी आउटपुट, ओके। फिर इसमें इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर कोर, जो किसकी बनी होती है? आयरन की। आयरन भी एज अ बल्क नहीं लेते, लेमिनेटेड शीट्स में लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें एक कंस्ट्रक्शन के समय एक रेशियो था NS/NP, उसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या नाम है इसका? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये रेशियो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो कल दो केस डिस्कस हो गए थे, याद है ना? मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। यदि आपका K1 से बड़ा है, K1 से बड़ा कब होगा? जब NS/NP से बड़ा होगा, ठीक है ना। जब K1 से बड़ा आया था तो देन, बीच की फिजिक्स आपको पता है, देन तो हमने देखा कि ES K1 से बड़ा तब आएगा जब NS/NP से बड़ा था, दैट इज, यही तो था, NS/NP से। देन हमने ये पाया था कि ES EP से बड़ा आया था। इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। बस आप कंस्ट्रक्शन के समय सेकेंडरी के कॉइल्स में, सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रख लीजिए, ठीक है, तो वो स्टेप अप की तरह परफॉर्म करेगा। ये मैं कल पढ़ा चुका हूं, बस आज थोड़ा सा कहते ना वार्म अप कर रहे हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। सेकंड सिचुएशन ये थी कि यदि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम आया था, दैट इज आपका NS, यदि आप NP से कम ले रहे हो सेकेंडरी के टर्न्स, ठीक है। अच्छा इसको ध्यान है ना, ES ऐसे लिख देता हूं, ES/EP ग्रेटर देन 1 आया था, ठीक है। और एक मिनट और, इन सबको सॉल्व करने के से पहले हमने जब थ्योरी सॉल्व करी थी, जब वर्किंग कर रहे थे तो हमने एक चीज पाई थी कि ES/EP का रेशियो वही आया था जो NS/NP का था, और इसको तो K बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। तब दो केस जनरेट हुए थे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अब डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है।
बताना। इफ के ग्रेटर देन 1 आया था तो इसका क्या मतलब आया था कि हमारा ES अपॉन EP भी ग्रेटर देन 1 था, यानी फिर EP को इधर ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, दैट इज ES इज ग्रेटर देन EP, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। फिर आ जाइए, यदि आपका K लेस देन 1 आएगा तो इसका मतलब ES अपॉन EP भी लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब सेकेंडरी के वोल्टेज जो इंड्यूस होंगे वो प्राइमरी से कम होंगे। इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हुआ? फिर स्टेप डाउन। ये था कल का क्विक रिवीजन। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बातों में पता चल रही और हमें पता भी नहीं चला कि हमारी कोई मेहनत भी एक्स्ट्रा लगी कि अच्छा ये कलेस होती है, केवल नंबर ऑफ टर्न्स को एडजस्ट कर दो, उसी से हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बना लेते हैं। पता है अब एक और चीज, ये डुअल सिम होता है एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर, डुअल सिम। अभी कंस्ट्रक्शन में ये कैसा दिख रहा है? अच्छा बताओ, ये स्टेप अप है कंस्ट्रक्शन में या स्टेप डाउन है? जो कंस्ट्रक्शन सामने बन रही है वो कंस्ट्रक्शन स्टेप अप की है या स्टेप डाउन की है? जल्दी से टाइप करो, जल्दी से, इतनी देर नहीं लगती। जो सामने कंस्ट्रक्शन बन रही है, ओके, ये इस समय कंस्ट्रक्शन स्टेप अप की है, क्योंकि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स 3 दिख रहे हैं बस और उसमें ज्यादा दिख रहे हैं, तो स्टेप अप है। लेकिन यदि मैं इसमें से इनपुट निकाल दूं और इनपुट यहां दे दूं और RL यहां ले लूं, यदि स्विच कर दूं यूं, तो एकदम से हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। फिर इसको प्राइमरी बोला जाएगा, यानी द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वर्ड फिक्स नहीं होते। यहां जिसमें इनपुट दोगे वही प्राइमरी मानी जाएगी। आप यहां पर देखो एक चीज और, ट्रांसफॉर्मर का अपना सिंबल होता है, ये भी बता दो। जैसे रेजिस्टेंस का अपना सिंबल है, ठीक है, बैटरी का अपना सिंबल है, कैपेसिटर का अपना सिंबल है, ट्रांसफॉर्मर का सिंबल होता है ये। हम यहां पर एक इंडक्टर बनाएंगे, 2 डंडे खींचेंगे और एक यहां दिखाएंगे, ये होता है ट्रांसफॉर्मर का सिंबल, ये सिंबल है ट्रांसफॉर्मर का। और यहाँ पे P और यहाँ S लिख दिया, क्योंकि इस सिंबल में मैंने सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स थोड़े बल्क में दिखाए हैं, दिख रहा है ना, तो ये स्टेप अप हो गया। यदि मैं यहां पर इनपुट लगाऊं और यहां लोड रेजिस्टेंस लगा दूं, ठीक है, और आउटपुट लूं, तो ये स्टेप अप है। लेकिन यदि मैं इसी ट्रांसफॉर्मर में इसको पलट दूं, या यूं करिए, ये कम नंबर ऑफ टर्न्स और ये, यदि मैं ये वाले यहां ऐड कर दूं प्राइमरी में, सॉरी यहां पर, सॉरी प्राइमरी में नहीं, यहां, और यहां लोड रेजिस्टेंस लेके यहां आउटपुट लूं, ठीक है, तो अब इसको प्राइमरी बोला जाएगा और इसको सेकेंडरी बोला जाएगा। नाउ यही ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन का काम कर जाएगा, ठीक है, ये ही, यानी लेकिन अब एक चीज और समझना, जैसे जैसे आप चीजें सीखोगे तो और एक्यूरेट हो जाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यदि 2 है, यदि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 2 है ना, 2, तो ES अपॉन EP का रेशियो 2 ही आएगा। इसका मतलब यह हुआ, सोचो क्या, कि सेकेंडरी के वोल्टेज प्राइमरी से ट्वाइस ही होंगे। आप सोचो 3 गुना कर दे, नहीं, ये नहीं करेगा 3 गुना, ये वाला तो नहीं करेगा। फिर एक नया ट्रांसफॉर्मर लो जिसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 3 हो, वो 3 गुना करेगा। होप कि आपको समझ में। और एक ही ट्रांसफॉर्मर से आप 3 गुना भी कर सकते हो और 1/3 कर सकते हो, ये समझ गए होगे। उसी ट्रांसफॉर्मर से यदि आप ऐसे यूज कर रहे हो तो वोल्टेज 3 गुना होके आएंगे, और जब ऐसे यूज करोगे पलट के तो 1/3 होके आएंगे। तो एक ट्रांसफॉर्मर 2 काम डुअल सिम कर सकता है, ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। अब आपको कितने गुना करना है उसी हिसाब से ट्रांसफॉर्मर बाजार में या इंजीनियर बनाएगा, ठीक है। होपफुली ये समझ में आ गया। अच्छा, खाली ट्रांसफॉर्मर का सिंबल ये होता है, ये तो मैंने इनपुट और आउटपुट दिखाने के लिए, नोट, इनपुट और आउटपुट दिखाने के लिए ये रहा, 2 डंडे खींचिए और ये 2 डंडे म्यूचुअल इंडक्शन शो कर रहे होते हैं बस ये। क्योंकि एक बात बता दूं, ये 2 डंडे पता है क्या शो कर रहे हैं? म्यूचुअल इंडक्शन है इनके बीच में, कोई है जो इसका फ्लक्स इसमें कैरी कर जाता है। क्योंकि एक बात बताता हूं, यदि मैं आपको 2 सोलेनॉइड ऐसे रखूं बिना किसी म्यूचुअल इंडक्शन के शो किए हुए, तो इसका फ्लक्स इस तक पहुंच ही नहीं सकता किसी भी हालत में। मैंने ही पढ़ाया है, याद करो क्यों? क्योंकि जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, जब इसमें बनेंगी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पिक्चर कुछ ऐसे होगी, होगी नहीं होगी, तो ये फ्लक्स इसमें पास ही नहीं करेगा, इसकी लाइंस इसमें पास ही नहीं करेंगी। ये सबसे मिनिमम फ्लक्स पास करने की पोजीशन होती है ये। लेकिन भलाओ आयरन को यूज करने की वजह से इसका फ्लक्स इसमें ऑलमोस्ट सारा पहुंच रहा है। यदि हम आयरन ना यूज करें तो इससे बढ़िया ऑप्शन तो फिर ये होगा कि ये लीजिए और बगल में रखिए,
ताकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अच्छे से गुजरे, कुछ तो गुजरेंगी ऐसे। तो इसलिए दो डंडे लगाए जाते हैं कि नहीं इनमें हो रहा है म्यूचुअल इंडक्शन, बहुत अच्छे से हो रहा है, करवा रहे हैं हम करवा रहे हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। बताइए यदि यहां आपसे कोई पूछे कि बल्ब जलेगा, नहीं जल पाएगा इसमें बल्ब। आपको आइडियल कंडीशन समझिए, नहीं जल पाएगा क्योंकि इसका फ्लक्स इसमें पास ही नहीं हो रहा, ये गीला ही नहीं हो रहा। चेंज तो बात की बात है, इसकी बारिश में वो भीग ही नहीं रहा। तो ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल होता है। ओके चलिए अब ट्रांसफॉर्मर की एक और कहानी सुनेंगे। एक कंसीडर एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की सिचुएशन लेता हूं। सपोज करो ये बढ़िया है, इससे अच्छा हो नहीं सकता, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ठीक है थोड़ी देर के लिए। तो एक नोट देखेंगे, कंसीडर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल मशीन वो होती है जिसमें हम जितना इनपुट देते हैं उतना ही आउटपुट जनरेट हो जाए। क्लियर है? पावर पूरा लिखना चाहो पूरा लिख दो। इनपुट, जितनी इनपुट पावर दें इलेक्ट्रिकल पावर, उतनी ही आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो। बीच में बिना बात की हीट फीड एनर्जी वेस्ट ना हो। हम जितनी इनपुट इलेक्ट्रिक पावर दें उतनी आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर में ही आ जाए। ठीक है, यदि ये आइडियल है तो मान लें थोड़ी देर के लिए इनपुट इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू आउटपुट इलेक्ट्रिक पावर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू पी एस। समझना क्या वर्ड हो रहा होगा पी और एस का? पावर इन प्राइमरी इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी। ये शब्द भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये शब्द भी यूज कर सकते हो। तो मैं आई और ओल वर्ड लेके चलूं या चलो कोई भी ले लेते हैं, नहीं पी और एस ही ले लेते हैं। तो अब आप बताओ ऐसे ही यूज कर लीजिए या ये सिंबल यूज कर लीजिए, पावर इन प्राइमरी और पावर इन सेकेंडरी। अब पावर का फॉर्मूला देखिए, ई आई होता है, और चाहे ये पावर हो ई आई होता है, वोल्टेज इंटू करंट, या वोल्टेज की शक्ल ई है। क्योंकि ये प्राइमरी की पावर है तो प्राइमरी का वोल्टेज, प्राइमरी की करंट। क्योंकि ये सेकेंडरी की पावर है तो सेकेंडरी का वोल्टेज, सेकेंडरी की करंट। आ रहा है ना समझ में? यदि इन दोनों की, यदि ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर हुआ तो पक्का इन दोनों की इलेक्ट्रिकल पावर वेस्ट नहीं होगी, बराबर जितनी डालोगे उतनी मिल जाएगी। ठीक है, ये तो यहां से एक सिचुएशन जनरेट हो रही है। बताइए ई, बताना आई पी अपॉन आई एस किसके बराबर आ रहा है? आई पी अपॉन आई एस, आई पी अपॉन आई एस आ रहा है ई एस अपॉन ई पी। ठीक है, पर ध्यान रखना इसको एज अ फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते आप। कंडीशन अप्लाइड है, बताओ क्या कंडीशन अप्लाइड है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ये आइडियल हाँ कंडीशन अप्लाइड है। यदि सवाल में आइडियल ट्रांसफॉर्मर दे रखा हो तो यूज कर लेना, आइडियल दे रखा हो तो यूज कर लेना। लेकिन मैं इससे कुछ और थ्योरी बताने जा रहा हूं, वो थ्योरी समझ में आएगी तो अच्छा लगेगा। फिर जैसे आप इस वाले रेशियो को देखोगे तो आपको यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ये सब होनी भी, अरे हाँ यार ये तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर था। तो अब देखिए इसको मैंने इक्वेशन नाम दे दी थोड़ी देर के लिए 1। अब दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट समझिएगा, इफ ट्रांसफॉर्मर इज स्टेप अप, यदि ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है, ठीक है स्टेप अप है, तो इसका मतलब ये तय है कि ईएस ईपी से बड़ा आएगा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वही जिसमें वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज बढ़ के आए। यदि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो ईएस ईपी से बड़ा होगा, और रेशियो में लिखोगे तो ईएस अपॉन ईपी ग्रेटर देन 1 होगा। अभी अभी ताजा समाचार मिले हैं कि ईएस अपॉन ईपी आईपी अपॉन आईएस के बराबर होता है आइडियल सिचुएशन में। तो और बताओ ईएस अपॉन ईपी की जगह क्या लिख दूं? आईपी यूजिंग फर्स्ट है ना, यूजिंग फर्स्ट इस रेशियो की जगह आईपी अपॉन आईएस लिख दो, फिर वो भी 1 से बढ़ाएगा। इसका मतलब आईपी इज ग्रेटर देन आईएस। अब यहां मैं क्या समझाना चाह रहा हूं सुनेंगे। आइडियल ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप कर देता है वोल्टेजेस, स्टेप डाउन कर देता है वोल्टेजेस, वोल्टेजों को अप एंड डाउन करने वाली डिवाइस, और वो भी एसी वोल्टेजों को करता है। थ्योरी में बता चुका हूं डीसी के लिए क्यों नहीं करेगा, क्योंकि डीसी यहां लगा दी तो फ्लक्स तो बन जाएगा लेकिन वो चेंज नहीं करेगा, और जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होता ईएमएफ नहीं इंड्यूस होते। अब इससे कवि क्या बताना चाह रहा है? कवि ये बताना चाह रहा है, गौर से सुनना, इसमें ना एक चंट बना इस्तेमाल होता है ट्रांसफॉर्मर में, बहुत चालाक है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज अप जरूर करता है लेकिन एनर्जी को नहीं बढ़ाता है। पता है क्या चीज? ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, इसने सेकेंडरी के वोल्टेज प्राइमरी से बड़े कर दिए ना, सेकेंडरी के वोल्टेज प्राइमरी से बड़े कर दिए। लेकिन जब आप इधर देखोगे तो आप पाओगे सेकेंडरी की करंट प्राइमरी से कम हो गई है।
यानी उसने क्या किया, वोल्टेज तो बढ़ा दिए सेकेंडरी के, लेकिन करंट घटा दी सेकेंडरी की। सेकेंडरी के वोल्टेज बढ़ा दिए, लेकिन इधर देखो सेकेंडरी की करंट घटा दी। यानी यहां करंट के बलिदान पर वोल्टेज अप किए जाते हैं। करंट से कहते हैं तू थोड़ा सा, यानी करंट से कुछ रेशियो लेके वोल्टेज में डालते हैं। ट्रांसफॉर्मर एनर्जी जनरेट नहीं करता, पावर को नहीं बढ़ाता है, पावर तो जस की तस रहती है, उल्टा कम और हो सकती है यदि आइडियल नहीं होगा तो। कुछ लॉसेस भी बताऊंगा अभी कुछ लॉसेस भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यदि हम आइडियल सिचुएशन मान भी लें तो ये जो है ना, ये जो सिचुएशन है कि ये सेकेंडरी के वोल्टेज तो बढ़ाता है, लेकिन सेकेंडरी उसी समय सेकेंडरी की करंट कम कर देता है, यानी वोल्टेज जो बढ़ाया उसने करंट के सेक्रीफाइस पे। अब सिमिलरली थ्योरम, अब इतने तो होशियार हो आप, सिमिलरली केस सेकंड, उसको मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा, समझ गए। यदि ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन होता, इफ ट्रांसफॉर्मर इज स्टेप डाउन, यदि ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन है तो उसका मतलब उसमें सेकेंडरी के वोल्टेज कम कर दिए जाते हैं प्राइमरी से। और जब आप इस बीच की ये चीजें इस्तेमाल करोगे तो इतने तो समझदार हो, बताइए उसमें क्या आएगा, आईपी बोलो इज लेस देन IS, ये आएगा, देख लेना, करके देख लो, ठीक है। वीडियो पॉज कर लेना जब यूट्यूब पे देखो, नहीं तो अभी भी करके देख सकते हो मन में, वही चीज इस्तेमाल कर रही है। यानी यदि ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन है तो वो वोल्टेज घटाएगा लेकिन करंट बढ़ा देगा, उसी समय करंट बढ़ा देगा। तो एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं करता और एनर्जी क्रिएट भी नहीं करते ट्रांसफॉर्मर नहीं करते, सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते, ये मतलब पावर एम्पलीफाई नहीं करते, सॉरी, सिग्नल की पावर एम्पलीफाई नहीं करते। इसीलिए बेटा एम्पलीफायर की तरह, जैसे ये एम्पलीफायर है, ये इसमें ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाते, इसमें एक डिब्बी है, इसमें ट्रांसफॉर्मर नहीं है, ये सिग्नल को पावर नहीं बढ़ाते। आगे पढ़ोगे ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर होते हैं जो सिग्नल की पावर बढ़ा देते हैं। इसके अंदर ट्रांजिस्टर, ये आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस में एक टॉपिक रहा करता था, वो हट गया है 2 साल से इस पैंडेमिक में। ये जो एम्पलीफायर होते हैं ना, बुफर तू मेरी में तेरा एम्पलीफायर है, वो वाला, हाँ लगभग वही। जब हम, मैं तो आवाज हल्के से बोलूंगा, माइक पे बोलूंगा आवाज कितनी तेज हो जाती है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ वोल्टेजों को बढ़ाता है लेकिन करंट घटा के, वोल्टेज घटाता है करंट बढ़ा के। ये तो था बेटा कंजड़ों के लिए। जो स्मार्ट बंदे होते हैं उनको एक सिंपल डायलॉग से समझ में आना चाहिए। देखिए अब आप जो थोड़े से भी स्मार्ट है, थोड़े से भी, ठीक है, सिंस पावर इक्वल टू कांस्टेंट आ रही है, यहां पावर कांस्टेंट है ना, क्योंकि इसने पावर में इजाफा नहीं किया, नहीं कर सकता ये पावर को। आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो पावर की जगह क्या लिख सकता हूं, EI इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। तो I इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट अपॉन E। उन्हें ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो एक ही चीज से समझ सकते हैं। अच्छा, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E हो गया, यानी यदि वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट कम हो जाएगी और वोल्टेज घटाएगा तो करंट बढ़ जाएगी। ये सिंपल फिजिक्स थी ये, और इसमें कोई आपका खर्च नहीं हो रहा, इससे भी समझने की कोशिश करिए। चलिए, ये तो था ट्रांसफार्मर में। एक चीज और ऐड कर दी कि ये करंट के को घटा बढ़ा के वोल्टेज में चेंजेस ला रहा है, ठीक है। चलो अब इधर देखिए, ये तो था आइडियल सिचुएशन, लेकिन आपको प्रैक्टिकली आइडियल सिचुएशन नहीं मिलेगी। भले एक आध न्यूमेरिकल में आइडियल सिचुएशन दे दे, न्यूमेरिकल तो दे सकते हैं, ऐसे तो न्यूमेरिकल 11 से ही कंसीडर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है। हाँ, अब देखिए बेटा, इसको कंटिन्यू करते हैं। फाइनली NS अपॉन NP इक्वल टू K, और एक चीज और आ गई थी, ES अपॉन EP भी NS अपॉन EP के आया था। इसमें कंडीशन अप्लाइड नहीं है, और वो जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसको याद करने की जरूरत है नहीं वैसे, जो अभी ES अपॉन EP, IP अपॉन IS लिखूं तो मैं ES अपॉन, ये बच्चे गलती कर देते हैं, इसको जब मैं लिखता हूं तो इसको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना, ये कंडीशन अप्लाइड है ओनली फॉर आइडियल सिचुएशन, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अब आपकी परिस्थितियां हर बार आइडियल नहीं मिलेगी। अब ट्रांसफॉर्मर में कुछ एनर्जी लॉसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी एक टॉपिक समझिए, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। एक चीज और आपको बता दूं, फिजिक्स में एनर्जी डिस्ट्रॉय वर्ड अलग होता है और एनर्जी लॉस अलग वर्ड होता है। एनर्जी डिस्ट्रॉय तो इनवैलिड वर्ड है फिजिक्स में, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी डिस्ट्रॉय होती नहीं है।
फिर एनर्जी लॉस वर्ड क्या होता है? एनर्जी लॉस का मतलब ये होता है कि जैसे पंखा मैं चला रहा हूं, है ना, किससे चल रहा है ये? आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन करते हो और पंखा चालू हो गया। अब ये डिवाइस का पर्पस क्या है? इस डिवाइस का पर्पस ये है कि, हाँ, इस डिवाइस का पर्पस क्या चीज है कि आपने किस लिए बनाई है ये? ताकि जब हम इलेक्ट्रिक करंट दें और खूब सारी हीट एनर्जी दें, है ना, यही तो, ताकि हम उस पर रोटी वोटी बना सकें। नहीं, ये तो पर्पस नहीं है ना। लेकिन आपका लाख पर्पस ये कि मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूं और मैकेनिकल एनर्जी बने, तो पर्पस काफी हद तक सॉल्व हो रहा है। लेकिन बीच में जो हीट एनर्जी बन रही है इसमें, ये जो अनवांटेड एनर्जी है, अनवांटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम नहीं चाहते फिर भी आ रही है, उसको एनर्जी लॉस बोलते हैं। मतलब आपके पंखे के केस में लू तो पावर इलेक्ट्रिकल या एनर्जी इलेक्ट्रिकल, एनर्जी इलेक्ट्रिकल, ये दो पार्टों में कन्वर्ट हो गई, एक मैकेनिकल एनर्जी में पंखे में प्लस हीट एनर्जी में। थोड़ी बहुत आवाज भी आ रही है, चू 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 कर रहा हो तो हम चाह रहे थे कि हमारा पर्पस, अब पता ना क्या हमारा इस समय ये पर्पस था, ये पर्पस नहीं था। तो ये वाला पोर्शन कहलाता है एनर्जी लॉस, ये वाला जो पोर्शन है। वरना टोटल मिलाओगे तो 100 और 100 आएगा टोटल तो, लेकिन प्रैक्टिकली ये 100 है और ये 90 आ सकता है। तो यानी हम 100 को 100 में नहीं कन्वर्ट कर पाए, अपने पर्पस में नहीं कन्वर्ट कर पाए। तो एनर्जी लॉस वर्ड समझ में आ गया? एनर्जी लॉस वर्ड का मतलब होता है द अनवांटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिस पोर्शन को हम नहीं चाहते फिर भी घुस रहा है वो। चलिए, तो एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। अब हमारा ट्रांसफॉर्मर में उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में ही कन्वर्ट हो। लेकिन अब इस बीच में सबसे पहले तो वर्ड है एक कॉपर लॉस और एक वर्ड है आयरन लॉस। पहली बार जब ये शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कॉपर खो जाएगा, आयरन लॉस, ट्रांसफॉर्मर चोरी हो जाएगा, है ना। हो जाते हैं, तार के तार उठ जाते हैं बेटा गांव में, ठीक है, तार के तार चोरी हो जाते हैं, इंडिया है बेटा ये। अब आ जाइए कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब यहां वर्ड है कॉपर की वजह से। हाँ, कॉपर की वजह से। गली में कौन से होते हैं? अरे टेंशन मत ले, गली अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, आपको आएगा समझ में ट्रांसफॉर्मर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी समझिए, अभी मैं पहले एकेडमिक की बातें पूरी कर दूं। कॉपर लॉस का मतलब यहाँ कॉपर के वजह से लॉस। यार कॉपर की वजह से क्या हो रहा है? चुपचाप अपना काम कर तो रहा है यार, वो चुपचाप तो कर रहा है, लेकिन एक बात बताओ, इस कॉपर है कहां इस पूरी कंस्ट्रक्शन में? ये जो वायरिंग हो रही है, ये जो वाइंडिंग हो रही है, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये कॉपर की तो है। अब बताइए, इस प्राइमरी में प्राइमरी करंट दौड़ रही होगी, सेकेंडरी में सेकेंडरी की करंट दौड़ रही होगी, और जहां करंट का अस्तित्व है वहां हीट एनर्जी का लॉस तो आएगा ही आएगा। बताओ करंट का हीटिंग इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? यदि यहाँ करंट है, यदि क्या है, करंट है, अलट पलट करती रहेगी, तो जहां करंट है वहां हीटिंग इफेक्ट तो जरूर होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। होपफुली कि आप समझिए। हाँ बिल्कुल ठीक, आई स्क्वायर और आता है इसका रेजिस्टेंस। दुनिया की कोई ऐसी चीज है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो? हमने कॉपर लिया है जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम है, कोशिश की है हमने, ठीक है ना। तो आईपी इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? सिल्वर लेके, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। और चोरी होंगे ट्रांसफॉर्मर फिर, है ना, है ना, खुली फिर तो खुले में क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मर चोरी होंगे। तो एक आइडियल, और वो सिल्वर इतना इकोनॉमिकल भी नहीं है। आपकी लैब में सिल्वर नाइट्रेट के प्रैक्टिकल, आपने तो खैर वैसे भी नहीं किए, स्कूल नहीं गए, सिल्वर नाइट्रेट के प्रैक्टिकल नहीं कराए जाते, केवल लैब में रखे जाते हैं ताकि कभी भी इंस्पेक्शन हो स्कूल का सीबीएसई की तरह दिखा सके हमारे पास सारे साल्ट मौजूद है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रैक्टिकल सफल ही तब होगा जब उसमें असली सिल्वर होगा। करते रहना प्रैक्टिकल, होगा ही नहीं, लाते रहना उसको टेस्ट ट्यूब को, ठीक है। तो चलिए, तो कॉपर में बच्चे तो बदतमीज भी है ना, फिर तो और स्कूल का नुकसान। अच्छा फीस ली थी तुमने उनसे, सिल्वर नाइट्रेट बाहर है पान, ये बदला पार्टी चल रहा होगा वहां, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। चलिए इधर देखिए, कॉपर लॉस, कॉपर की वजह से लॉस। होपफुली कि आपने ये समझ में आ गया होगा कि कॉपर में क्यों हीटिंग इफेक्ट आ रहा होगा, क्योंकि कॉपर में करंट दौड़ रही है इनमें, ठीक है। आयरन लॉस, आयरन की वजह से लॉस। अब आयरन कह रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? अरे यार इसने भी क्या ही कलेश मचा रखी है। सबसे पहली, सर वैसे भी कौन सा घंटा कराते हैं स्कूल में, फीस लूट लेते हैं। अच्छा, ये सबका दर्द है बेटा, कोई नहीं, स्कूल वालों को हमेशा गाली मिलती है, ठीक है। हाँ, मूव टू द, हाँ, तो आयरन की वजह से लॉस। आयरन की, हमने लाख एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए लैमिनेटेड शीट यूज कर ली है।
ये लैमिनेटेड, लेकिन एडी करंट मिनिमाइज की जा सकती है, शून्य जीरो नहीं की जा सकती। तो आयरन के अंदर एडी करंट बन रही है ना, है ना, बन रही है, वो एडी करंट भी हीटिंग इफेक्ट बना रही होंगी इसमें, कोर में। ये कौन सी, किस में बन रही थी हीट? वायर में। अब कौन सी हीट बता रहा हूं मैं, जो आयरन की कोर में बन रही है। एक नंबर का एमसीक्यू, ये कैसे कम करते हैं? कमी कर रखी है हमने। ये कैसे कम कर रखी है? बाय यूजिंग लैमिनेटेड शीट्स ऑफ आयरन इन प्लेस ऑफ सिंगल बल्क ऑफ आयरन। एक सिंगल पीस ना लेके उसे ब्रेड स्लाइसेस में काट काट के बीच में जैम लगा लगा के, जैम का मतलब यहां इंसुलेशन यूज कर करके। समझ में आ गया? तीसरा, एक शब्द से आपका मुलाकात नहीं हो पाई, हिस्टेरिसिस लॉस। एक शब्द नहीं हो पाई मुलाकात, क्योंकि सिलेबस में डाया पैरा फेरो हटा दिए थे। एक शब्द है HYSTRESIS, हिस्टेरिसिस। ये वर्ड पिछले यूनिट का था, कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी समझा दूंगा। हिस्टेरिसिस क्या होता है? लॉस वर्ड हटाऊं पहले तो। हिस्टेरिसिस वर्ड क्या होता है? जब किसी स्पेसिमेन को बार बार मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज होना पड़े, बार बार मैग्नेटाइज फिर डिमैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज वर्ड तो आपको सिखा चुका हूं ना, ध्यान करो। क्लास में ABC 3 स्टूडेंट रखे थे, है ना। ससुर भी कभी दूल्हा था, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, जब ये वाला टॉपिक चल रहा था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइज, है ना, ये सब चीजें। तो एक प्रोसेस आई थी, मैग्नेटाइज हो गया आयरन, है ना, आयरन भी उन जैसा हो गया, एक अच्छा स्टूडेंट था। तो यदि कोई स्पेसिमेन बार बार मैग्नेटाइज हो, बार बार डिमैग्नेटाइज हो, पता ना ये कोई स्पेसिमेन है, आयरन ही है, इसके डायपोल ऐसे होते हैं, ठीक है। ये अब यदि इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है। मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक वो भी डाला है, नहीं, जब आयरन को मैग्नेटाइज करो तो सबका मुंह एक ही तरफ हो गया था। देखना गौर करके, सबका मुंह एक तरफ, वैसे मुंह कई के रैंडम थे। मैग्नेटाइज हो गया, ये मैग्नेटाइज हो गया आयरन। अब ये मैग्नेटाइज तब हुआ होगा ना, इमेजिन करो जब आपने ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया होगा। अब सोचना स्लो मोशन में, यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स थोड़ी नहीं है। कभी ये नॉर्थ पोल बनेगा, ये साउथ बन जाएगा, तो कभी ये साउथ, ये नॉर्थ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पलट रही है। तो अब बताना, यही आयरन थोड़ी देर के बाद इस सिचुएशन में आ जाएगा। बोलो बोलो, आएगा या नहीं आएगा? सोचो, इसके डायपोल जो ऐसे हैं वो ऐसे होने पड़ेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड पलट जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा तो डायपोलों को ऐसे होना पड़ेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड पलट दोगे तो आयरन के डायपोल को ऐसे होना पड़ेगा ना। तो बताना, जब ऐसे से ऐसे आ रहे होंगे तो बीच में डायपोल रैंडम भी होंगे मैग्नेटिक, मतलब ऐसे, ये भी मैग्नेटाइजेशन है, ये भी मैग्नेटाइजेशन है, बट ये रिवर्स ऑर्डर में है। तो अब बताना, ये मैग्नेटाइजेशन है, मान लो सपोज करो 10 यूनिट का पहुंच गया। अब जब ये -10 हो गया, ये 10 हो गया, ये -10 हो गया। अब जब यहां से यहां पलट रहे होंगे तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -10 तो बीच में जीरो भी हुआ होगा, वो कहलाता है डिमैग्नेटाइजेशन, पल भर के लिए। तो ये आयरन के साथ बेचारे को क्या होना पड़ रहा है, यदि ये कम समझ में आया तो कोई नहीं, बस इतना समझ लो, इस बेचारे आयरन की वैसी तैसी हो रही है, पिच गया ये, ठीक है ना। बार बार मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज हो रहा है, बार बार मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज हो रहा है। तो अब जब कोई स्पेसिमेन बार बार मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज होता है, कभी डायपोल ऐसे तो कभी ऐसे, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, तो उनकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है ना बार बार। भाई डायपोल यूं करके होंगे, बताओ, डायपोल मोशन में आ रहे नहीं आ रहे, काइनेटिक एनर्जी, डायपोल कभी यूं यूं, फिर वो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है, पोटेंशियल है ना, ये कभी यूं हो जाते हैं ये। तो इस रिपीटेशन से भी जो स्पेसिमेन है वो गर्म हो जाता है, वो भी गर्म, यानी बार बार मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज करोगे, इस वजह से भी आयरन गर्म हो जाता है। एडी करंट्स की वजह से गर्म होना एक अलग प्रोसेस है, लेकिन बार बार उसको मैग्नेटाइज कर दो, फिर डिमैग्नेटाइज कर दो उल्टी तरफ, फिर ऐसे कर दो, इस वजह से भी आयरन गर्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉस। ये भी हीट है, ये भी हीट है, ये भी हीट है, पर इस वाली हीट को कॉपर लॉस बोला, कॉपर में बनी, ये आयरन में बनी, एडी करंट की वजह से ये भी आयरन में बनी, लेकिन ड्यू टू रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डिमैग्नेटाइजेशन। चौथी वजह, लीकेज ऑफ फ्लक्स। अब सोचो बेटा, लीकेज ऑफ फ्लक्स, हमने आयरन क्यों यूज किया है? क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा कोरियर है मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पहुंचा देता है, लेकिन फिर भी आयरन है, भगवान तो फिर भी नहीं है ना,
भगवान फिर भी नहीं है, आइडियल तो फिर भी नहीं है। तो यहां यदि 100 यूनिट का फ्लक्स पैदा हुआ है, 100 यूनिट का, तो यहां 90 पहुंचा देगा, 10 यूनिट फिर भी लीक हो ही जाता है, 10 यूनिट फिर भी लीक हो जाता है। 10 हो गया, 15 हो गया, 12, मैं केवल 10 बोल रहा हूं फॉर एन एग्जाम्पल। सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में नहीं पहुंच पाता, कुछ ना कुछ फ्लक्स के लीकेज के चांसेस रहते ही रहते हैं। समझ में आ गया? इसको कैसे कम कर सकते हैं? कम कर रखा है, आयरन यूज कर रखा है। सोचो आयरन की वजह से, आयरन का इस्तेमाल करने के बावजूद भी लीकेज ऑफ फ्लक्स पढ़ना पड़ रहा है ना। 100 में से 90 पहुंचा दिया, 10 यूनिट लीक हो गया। तो आयरन के अलावा यदि कोई और इस्तेमाल करोगे तो लीकेज ऑफ फ्लक्स उल्टा बढ़ जाएंगे। तो हाउ कैन वी मिनिमाइज दिस लीकेज? हाउ कैन वी? बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन। वही तो यूज कर रखा है, वही तो यूज कर रखा है। और लास्ट, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन ये क्या चीज है? बार बार मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज की वजह से ना ये जो करंट है ये वाइब्रेट करती है। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के बगल में से जाओ तो ऐसा लगता है बाबा अंदर के चेले कर रहे हैं, अंदर कोई बैठा हुआ है कर रहा है, आवाज साफ सुनाई दे सकती है, साफ सुनाई देती है ये। अब बताना, वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड आ रही है वो भी तो एनर्जी है ही। फ्री फंड में तो कुछ भी नहीं मिलता है इस ब्रह्मांड में। तो इसका मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट, जो हमिंग साउंड बोलते हैं इसको, हमिंग साउंड, तो थोड़ा सा इसमें भी लॉस हो जाता है। तो दीज आर द एनर्जी लॉसेस इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मर। समझ में आ गया? सोचो कितने सारे, और अभी तो एक न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत सी चीजें ट्रांसफॉर्मर की बताऊंगा, अभी ये लॉस हो गया। अब सुनिए, हाँ, इन सबको कल कोई सुमित पूछ रहा था कि वो ऑयल क्यों डालते हैं। ऑयल उसको ठंडा करने के लिए डालते हैं, इतनी सारी हीटिंग इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये एक मिनट, अक्षत क्या पूछ रहे तू? एडी करंट की शेप क्या होगी ट्रांसफॉर्मर? नहीं समझा क्वेश्चन, चल बाद में बात करूंगा, है नहीं। अभी इस फ्लो को कंटिन्यू करता हूं कि क्या कह रहा था मैं। इतने सारे एनर्जी लॉस होते हैं और इसमें से 1, 2, 3 हीटिंग इफेक्ट होते हैं। इस वजह से कभी कभी उसकी ट्रांसफार्मर की कॉइल भी बेकार बस्ट हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। मतलब खत्म होने का मतलब जैसे ये नहीं उस हीट को, उस टेम्परेचर को सर्वाइव कर पाई, ये टूट गया, शॉर्ट हो गई, मतलब खत्म हो गया, मेल्ट हो गया, तो खत्म हो गई ना कहानी, डिसकंटिन्यूटी हो गई ना। तो ट्रांसफार्मर में इतनी हीटिंग इफेक्ट हो जाता है कि कॉइल भी जल जाती है। तो उसको ठंडा रखने के लिए ट्रांसफार्मर को बीच बीच में ऑयल, कूलिंग एजेंट्स, कूलिंग ऑयल डालते हैं। ठीक है, चलिए। और तुमने देखा होगा गर्मियों में तो बेचारे ट्रांसफार्मर के भी मजे आ जाते हैं, कुछ जो जिसपे कई सारी चीजों का लोड होता है वहां कूलर तक लगाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर के आगे कूलर लगा देते, यार तू ठंडा रहे, तू फूक गया या तू बेकार हो गया तो एक साथ बहुत जगह का डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ये नसीब हर किसी को नहीं मिलता, हर ट्रांसफार्मर को नहीं मिलता। जैसे हर कुत्ते को नसीब नहीं मिलता ना गाड़ी मर्सिडीज में बैठने का, मर्सिडीज में बैठने का। कुत्ते तो कई सारे सब एक से, कुछ गली में भाव कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ का नसीब ऐसा कि अरे मेरा बच्चा है ना, उसको है नहीं मेरा बेबी, कुत्ते को प्यार मिल रहा होता है। तो वही चीज, तो कुछ ट्रांसफार्मर को जो जिसपे जिम्मेदारियां ज्यादा होती है उसको अलग से कूलर तक लगा देते हैं बड़े बड़े। ठीक, चल ये कहानी खत्म हो गई। अब आ जाइए, ये हीटिंग इफेक्ट के बाद सवाल आता है एफिशिएंसी का। ठीक है, एफिशिएंसी। तो 11th में एक टॉपिक था दुनिया की किसी भी मशीन की एफिशिएंसी निकालने का, किसी भी वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर था, दुनिया की किसी भी मशीन का एफिशिएंसी निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो एसी जनरेटर हो, चाहे वो लिमका डिमका डिमका कुछ भी हो। वो क्या है फॉर्मूला? एफिशिएंसी के लिए सिंबल हम ये यूज करते हैं, एफिशिएंसी, ईटा। एफिशिएंसी, यस क्या बता दूं यार, कभी कभी लगता है नियत पढ़ने की ना होके, क्या बता दो प्लीज, क्या बता दूं? नहीं मुझे नहीं पता बेटा, कौन सी बुक में था मुझे बताना, है ना, नहीं पता मुझे। और यदि मैंने मैसेज पढ़ के इग्नोर कर दिया तो मान जाया करो बाद में, जैसे मैं बाद में मौका दे देता हूँ ना कभी कभी किसी को कुछ पूछना, उसमें अपने ये क्वेरी जो आते हैं ना उसमें पूछ लिया करो। ये ईटा, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मुझे नहीं पता बेटा, मुझे, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, तो मुझे दुनिया की सारी चीजें नहीं पता हो सकती ना। ठीक है ना, एफिशिएंसी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये निकलता है, यहां लिख देता हूं, यहां जगह नहीं बनती, एफिशिएंसी ईटा, ये होता है
आउटपुट, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। पावर की जगह एनर्जी भी लिख सकते हो बेटा। कितने में से कितने नंबर आए। अच्छा, आपकी भी एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है कि 100 में से 10 आ गई, ये आपकी एफिशिएंसी होगी। 100 में से 30 आ गई, ये दूसरे की एफिशिएंसी हो गई। 100 में से कितने नंबर का पेपर था और कितने आए आपके, तो कितने नंबर का पेपर था, आपने कितना तो इनपुट दिया, ठीक है, कितने नंबर का आपने पेपर दिया, यानी कितने इनपुट दिया, उसके बदले में वो कितना आउटपुट। अच्छा, कौन सी वाली आउटपुट, अच्छा रिजॉइन करना है, रिजॉइन करो। फॉर्मूला जो हम 11th में ही पढ़ चुके थे, पर 11th पढ़ा कौन था, ध्यान रखना। पावर कौन सी वाली, इलेक्ट्रिकल वाली, वरना तो टोटल पावर लोगे तो 100 देते हो 100 ही बनती हो, 100 देते हो 100 ही बनती है, लेकिन मीनिंगफुल जिस पर्पस के लिए बनाया है आपने ये, तो इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर, हाँ इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर, ठीक है। और यदि इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 100 परसेंटेज में, आपके नंबर परसेंटेज में निकालते तो 100 और मल्टीप्लाई कर दो। सिंबॉलिकली पावर इनपुट को पी आई लिख दूं और इसको पी ओ लिख दूं। पावर आउटपुट याद करने के लिए मैंने उससे कहा एफिशिएंसी को सस्ते में याद करना है, तो मैंने उससे कहा पीओ, वो कहती है हाँ पी आई। मैंने उससे कहा पीओ, उसने कहा हाँ पी आई, मैं तो पहले ही पी आई, ठीक, पीओ पी आई। आजकल लड़कियां किसी से, हमारी चोरी का किसी चोरों से कम है ना, चोरी के चोरे से कम है, ठीक। चलिए इंटू 100 पीओ, हाँ पी आई, इसे याद रखना, पीओ पी आई इंटू 100। चलिए तो अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल लेते हैं, ठीक है। जब मैं ना बेटा ना दारू को हाथ भी नहीं लगाता, मम्मी से कसम दे रखी है, इसलिए स्ट्रॉ लगा के पीता हूँ बेटा। दारू को हाथ भी नहीं लगाता, इसलिए स्ट्रॉ डाल के, कसम भी रह जाती है, अपना भी काम हो जाता है। सिगरेट नहीं, उसे भी चिमटी से पकड़ पकड़ के पीता हूँ, हाथ नहीं लगानी ना सिगरेट को, है नहीं। अच्छा, आजकल के बच्चे देखो, बेटा बाप के सामने सिगरेट पी रहा है, माँ समझा रही है अबे पापा बैठे हुए हैं, पापा के सामने सिगरेट पी रहा है, बदतमीज। तो क्या हुआ, पापा ही तो है, पेट्रोल पंप थोड़ी नहीं जो फट जाएंगे मेरे सिगरेट पीने से, है ना, मेरे सिगरेट पीने से पापा फट थोड़ी नहीं जाएंगे। हाँ, बाप बेटे में लड़ाई। चलिए अभी नहीं, हाँ क्या करे बेटा, चरस, हाँ चरस लेता हूं मैं, ठीक, चरस। और क्या आता है वो, वीड, गांजा गांजा गांजा। नोट्स में ये चैप्टर खत्म, हाँ केवल सवाल रह गए, ये सवाल, ठीक है। चलिए, नहीं मैं बेटा जब अभी तो मैं गरीब हूं, लेकिन मैंने टारगेट है कि मैं भी बड़े होके ना जब पैसे वाला बन जाऊंगा तो चरस गांजा फूकूंगा। अभी तो तंबाकू से ही काम चलाता हूँ, अभी तो तंबाकू से ही काम चलाता हूँ, यूं करके बस चूना लगा के घिस के, ठीक। चलिए, हाँ लेकिन बेटा एक मैसेजिंग वर्ड, एक कभी कभी तुमने देखा है ना, अखबार का फ्रंट पेज आता है, उस पे ही तंबाकू का ऐड होता है बड़ा सा। तो जिस देश के अखबारों के फ्रंट पेज पे तंबाकू का ऐड होगा, उस देश की सड़कों पर थूक और पीकी तो मिलेंगी तुमको, ठीक। ये सच बात है बेटा, ये सच है। जिस देश के फ्रंट पेज पे तंबाकू का ऐड आ जाए, सिगरेट का ऐड आ जाए, ठीक है, सिगरेट का तो खैर बैन है, सिगरेट और दारू का देखो कितने चालाक है, सिगरेट का और दारू का ना ऐड बैन है, आप दे नहीं सकते। तो आप जितनी भी दारू कंपनी है वो सोडा करके ऐड देती है, सोडा, मैकडॉल सोडा, है ना, मतलब कहीं ना कहीं से वो लूप होल निकाल लेते हैं कि हमारा सोडा पियो, उन्हें भी पता है कि सोडे के बहाने किसका ऐड दे रहे हैं। हाँ, सुमित ना मॉडलिंग कर रहा है, मॉडलिंग का ऑफर आया उसके पास, हाँ मॉडलिंग का सुमित के पास। सुमित ले लो, आगे अभी बात पूरी कर लो, नहीं ठीक, हाँ निकुंज को ले लेता हूँ, निकुंज को, ठीक। तो निकुंज पे आया है मॉडलिंग का ऐड, सॉरी भूल गया, सुमित पे नहीं, निकुंज पे आया है मॉडलिंग का, क्योंकि गवर्नमेंट ने, हाँ मॉडलिंग ये करवा रहे हैं कि दारू पियोगे तो ऐसे हो जाओगे, निकुंज की फोटो इस्तेमाल करेंगे, दारू पियोगे तो ऐसे हो जाओगे। चलिए कोई नहीं, चलो अब आ जाइए, मैं क्या बता रहा था, एफिशिएंसी के बाद आगे बढ़ते हैं, एफिशिएंसी के बाद आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं,
पहले वार्म अप क्वेश्चन करते हैं ट्रांसफॉर्मर के, थोड़े से वार्म अप क्वेश्चन करते हैं, ठीक। क्या बता नहीं, हाँ पीओ ऊपर ही आता है, पीओ ऊपर ही आता है। अच्छा सॉरी, अच्छा ऐसा कुछ है, सॉरी सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं ये चेक कर रहा था। नहीं नहीं सॉरी बेटा, यदि ऐसा लिख गया है पास्ट में तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगा, प्लीज वो पहले वाला काट देना। अब वो कौन काटेगा, मुझ पे तो आता भी नहीं है, ठीक है। चलिए एफिशिएंसी यदि ऐसा लिख चुका हूं तो मैंने उससे कहा पीओ, अच्छा शायद पहले ठीक लिखा होगा मैंने, बाद में गलत लिख दिया होगा, इधर ठीक लिखा होगा। हाँ हाँ मतलब इधर तो वो उधर मैनेज करने में दिक्कत हो गई होगी, गलती ह्यूमन एरर मान के माफ कर देना। कि ऊपर आउटपुट मैंने बोला था ना कितने में से कितने नंबर आए, ठीक है, तो नीचे पीआई ऊपर पीओ, मैंने उससे कहा पीओ, वो कहती है यहाँ पीआई, ऊपर ही आएगा पीओ, ठीक है। चलिए सॉरी बेटा, गलती सुधार लेना। और किसी ने उस गलती को देख के वीडियो बंद कर दिया, इस मास्टर तो गलत सलत पढ़ा रहा है नहीं। हाँ चलिए, आप ध्यान मेरा दारू पे था, सही कह रही है टीना। हाँ अच्छा, मैं दारू जब पीता हूँ ना तो दोस्त बोलता है अबे इसमें पानी तो मिला ले, तो मैंने कहा अबे जरूरत नहीं है, इतना पानी तो मेरे मुंह में ही आ जाता है दारू देख के, दारू देख के इतना पानी तो मेरे मुंह में ही आ जाता है। चलिए तो ट्रांसफॉर्मर के सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाँ नीट, नीट जी ले जरा जी। चलो क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं, नहीं वो कह रहा है द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल वर्ड बोल दिया ना, ठीक है आइडियल। तो एक बार जब तक आपको आदत नहीं पड़ रही, जब तक ट्रांसफॉर्मर का सिंबल भी बना लूंगा मैं। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू 240 वोल्ट एसी मेन्स इज 24 वोल्ट। इस लाइन को 2-3 बार पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए कि आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू 240 वोल्ट एसी मेन्स। देखिए ये सवाल बातें बातों में हमसे ये कह गया कि एक ट्रांसफॉर्मर जिसको हमने 240 वोल्ट से कनेक्ट किया है ना, उसका आउटपुट 24 वोल्ट है। अब ये लैंग्वेज को आप मैनेज करिए कैसे। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू 240 वोल्ट एसी मींस इज 24 वोल्ट। बताओ इंग्लिश इतनी तो ठीक होनी चाहिए ना, सेंटेंस को पूरा पढ़ो कि आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये इनपुट वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज है। अभी यार ये दारू पिला दी तुमने सोई सोई। ई एस है, ये वोल्टेज है, ये ई एस है सेकेंडरी की वोल्टेज, और ये ई पी है, ठीक है। ये शब्द पहले पकड़िए और समझिए कि एक ट्रांसफॉर्मर जो 240 वोल्टेज से कनेक्ट है, उसके जो आउटपुट वोल्टेज है यानी सेकेंडरी के जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है। When this transformer is used to light a bulb, अच्छा इस बार क्या कर रहे हैं कि यहां रेजिस्टेंस ना यूज करके इसने बल्ब यूज किया है। सवाल ने क्या किया है, आउटपुट में बल्ब लगा रखा है, तो बल्ब भी ऑब्वियसली इस पर 24 वोल्ट आ गए होंगे, 24 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा होगा। रेजिस्टेंस हटा के बल्ब लगा दो विद रेटिंग, उस बल्ब की जो रेटिंग है 24 वोल्ट, 24 वोल्ट ही होगी क्योंकि 24 वोल्ट से जनरेट कर रही है, 24 वाट। इसका मतलब हमें बातों बातों में आउटपुट पावर भी वो बता गया। क्वेश्चन को पढ़िए बेटा, बातों बातों में बता गया कि इस बल्ब पर 24 वाट जनरेट हो रही है। कैलकुलेट द करंट इन प्राइमरी, यानी आईपी निकालना है आपको। एक बार आप पढ़ लीजिए सवाल, मैं 5-10 सेकंड का पॉज दे रहा हूं क्योंकि अब आ जाइए। तो बेटा बताना, सिंस बताना हमारा ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, सिंस ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल वन, आइडियल, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर कैसी होंगी, बराबर होंगी। बताना आउटपुट पावर कितनी है, 24, तो इनपुट पावर भी 24 होगी, तो आउटपुट पावर की जगह 24 रख दिया और इनपुट पावर की जगह ईपीआईपी रख दिया। बोलो ये फॉर्मूला है नहीं, ई आई, पावर का फॉर्मूला ई आई, इनपुट है तो अच्छा ये भी शब्द यूज कर सकते हो, मना नहीं है यहां पर भी, पर हमारी बॉनी पी से हुई थी, ठीक हो गया सवाल। ईपी कितना है, 240 वोल्टेज, कितने सस्ता सवाल है। बाकी ट्रांसफॉर्मर के सवाल सस्ते ही मिलेंगे, तो 0.1 एम्पियर आ रही है, प्राइमरी में 0.1 एम्पियर करंट। एक और इसका दूसरा रूप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए।
34। चलिए कैलकुलेट 34 और 34 क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द ट्रांसफॉर्मर। जब ये शब्द होता है ना कि ट्रांसफॉर्मर ने कितनी करंट खींची, अच्छा ये बताओ, जैसे क्वेश्चन ये हो कि बताओ फ्रिज ने करंट कितनी खींची, बल्ब ने कितनी करंट खींची, तो इसका मतलब बल्ब में कितनी करंट इनपुट घुसी, तो उसने पूछा है ट्रांसफॉर्मर में कितनी करंट खींची, यानी इस शब्द का मतलब ये है कि वो प्राइमरी की करंट पूछ रहा है। पहले और पढ़ते हैं, विच एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर विच स्टेप डाउन। अच्छा मैंने इस सवाल में ये पढ़ लिया था कि 240 वोल्टेज से कनेक्ट करके 24 वोल्ट निकाल रहा है, तो ये स्टेप डाउन हुआ, तो मैंने इस बात का ध्यान रखा और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा और सेकेंडरी में कम बनाए थे। मैंने ये पढ़ लिया था कि प्राइमरी के वोल्टेज 240 है और सेकेंडरी 24 निकाल रहा है, तो ये स्टेप डाउन हुआ, तो स्टेप डाउन में सेकेंडरी के टर्न्स कैसे होते हैं, कम। अगला सवाल इसी में, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी के ज्यादा दिखाओगे टर्न और सेकेंडरी के कम दिखाओगे, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी। अब क्या कह रहा है, स्टेप डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट, यानी यहां यदि मैं 200 वोल्ट दूं तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां वो कितना आ रहा है, 20 वोल्ट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन इस बार जो टू ऑपरेट अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस, यहां तो बल्ब लगाया था, यहां नाम नहीं खोला है, उसने कहा हम एक ऐसी डिवाइस लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो मैंने रेजिस्टेंस ही 20 ओम लिख दिया। आर कितना है, 20 ओम, इस पर वोल्टेज कितने डेवलप हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 20 वोल्ट। ये कौन से वोल्टेज हो गए बोलो, ये ईपी हो गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज यहां तक समझ में आ गई, लेकिन इसमें एक चीज ऐड कर रखी है, एज्यूम द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर टू बी 80%। एफिशिएंसी परसेंटेज इसमें 80% है, यानी यदि ये 100 यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर दोगे तो 80 यूनिट की इलेक्ट्रिकल पावर निकलेगी, 20 तो वेस्ट हो जाएगी। तो चलिए बेटा, पहले तो इसमें हमें फिर से आईपी निकालना है। अब इस बार ये फॉर्मूला तो नहीं लग पाएगा ना, ये वाला नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि अब आइडियल थोड़ी नहीं है कि जो इनपुट दोगे वो आउटपुट होगा। आउटपुट पावर देखो, एफिशिएंसी यदि आपने समझ रखी है तो एक और चीज, आउटपुट पावर जो होगी, अभी धीमे धीमे सुनते हैं, सिंस पावर का फॉर्मूला ई आई और पावर का फॉर्मूला ई स्क्वायर अपॉन आर भी यूज कर सकते हो। सोचो कैसे, सोचो कैसे, क्योंकि आई की जगह आप इधर देखिए ई अपॉन आर लिख, एक मिनट, पावर आउटपुट इक्वल टू ई एस आई एस होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ मतलब सीधे ये भी कि वी स्क्वायर अपॉन आर भी तो होता है पावर का फॉर्मूला, ठीक है। तो पावर आउटपुट इक्वल टू ई एस की जगह ई एस और आई एस की जगह ई एस अपॉन आर। करंट ऐसे तो निकाल पाओगे, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। और वैसे किसी ने टाइप तो किया था, नाम नहीं पढ़ पाया, आप डायरेक्ट वी स्क्वायर अपॉन आर यूज कर लीजिए। परिस्थितियों के हिसाब से आपको हथियार चलाने होते हैं, क्योंकि यहाँ वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो मैंने पावर का वो फॉर्मूला ढूंढा जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस इस्तेमाल हो रहे हैं। ई एस कितना है, 20 का स्क्वायर, यानी 20 इंटू 20, और ये आर कितना है, 20, तो आउटपुट पावर हो गई 20 वॉट, तो इनपुट 25 वॉट होगी पक्का। अब ये मुझे डायरेक्ट कैसे हो गया, क्योंकि वैल्यू थोड़ी इजी थी, वैल्यू इजी थी। 25 का 80% 20 होता है, इसमें पक्का 25 वॉट ज्यादा हुई होगी, 25 वॉट तब जाके इसमें 20 वॉट हुई होगी, लेकिन ये बात हर कोई नहीं समझ पाया होगा, कोई बात नहीं। मुझे तो कैलकुलेशन इजी थी इसलिए एक आइडिया आ गया, मैं भी कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन रामानुजम नहीं हूं, उल्टी सीधी वैल्यू होती तो फिर मैं कैसे करता। तो सिंस एफिशिएंसी परसेंटेज का फॉर्मूला, मैंने उससे कहा पीओ, वो कहती है हाँ पी आई इंटू 100, अब तो सही लिखा है ना, ठीक। चलिए, गौरव को पता है कि मास्टर नशे में रहता है, इसने एक मैसेज भेजा था कल, ठीक, तो ये बिल्कुल माइक्रोस्कोप से पढ़ता है, अच्छा है कि क्या भेजा था, दिशा नाम की लड़की भी दिशा भटका सकती है, यही था ना कुछ, कि दिशा नाम की लड़की भी दिशा भटका सकती है, उसे पता है मास्टर भटका हुआ है। चलिए कोई नहीं, ईटा, हाँ तो ईटा 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 ये कितना है भाई साहब, 80, ओके, ये 80 दे रखा है ना, पीओ की जगह कितना लिख दूं, 20, आउटपुट पावर कितनी आई है, 20 अपॉन पी आई इंटू 100। सॉल्व करो आप इसे, पी आई इक्वल टू 25 आ रहा है, चेक करो। अच्छा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला कुछ बच्चों को और इजी करता हूं,
एफिशिएंसी का मतलब होता है एक तरीके से कितना कट कटा के जीएसटी कट के आपको मिल पा रहा है। तो पता है इनपुट पावर का 80% ही आपको आउटपुट पावर में मिल पा रहा है। यही तो मत, एक मिनट, 80% एफिशिएंसी है, इसका मतलब यही तो हुआ कि इनपुट का 80% ही आपको आउटपुट में मिल पाएगा। आप ऐसे भी यदि फील कर गए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि इनपुट का मात्र 80% ही आउटपुट में मिल पाएगा, इनपुट का 80% ही। तो 80 ये तुम्हें पता है, पी आई इंटू 80/100 इक्वल टू ये कितना है 20, 25 ही आएगा। लेकिन इधर उधर के भसड़ में ना पड़ के जिनके माइंडल लेवल थोड़ा कम है वो एक ही फॉर्मूले को पकड़ो, एक ही फॉर्मूले को पकड़ो, ठीक है। अब आपने फाइनली निकाल के लिया, अभी आपने इनपुट पावर निकाली है 25 वॉट। नाउ पावर इनपुट इक्वल टू 25 वॉट, यही तो निकली है। पावर की जगह क्या लिख सकते हो, फिर से ई आई, लेकिन इस बार कौन सा वोल्टेज, क्योंकि ये इनपुट पावर है तो प्राइमरी का वोल्टेज, प्राइमरी की करंट, क्योंकि ये इसकी पावर निकली है इसकी, तो इसका वोल्टेज और इसकी करंट। अब इसका वोल्टेज कितना दे रखा है 200, ये 200 दे रखा है, प्राइमरी की करंट आ जाएगी, आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है, आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 33 से 40 तक आप करेंगे, 33 से 40 तक करोगे। लेकिन अब एक क्वेश्चन बीच में फंसेगा, ये मैं बताता हूं कौन सा फंसेगा, ये फंसेगा 39 क्वेश्चन, कोई नहीं, उसका आंसर अभी थोड़ी देर में आप समझ जाओगे, ठीक है। फिलहाल तो इसका एसएस लीजिए, फिर एक अपने आप में ट्रांसफॉर्मर का कंप्लीट क्वेश्चन है, उसको कर डाला तो ट्रांसफॉर्मर के सारे सवाल झिंगा लगा। हाँ, कल की छुट्टी, हाँ चलो आज एक सवाल पूरा कर लेते हैं, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, फिर कल की छुट्टी है, ठीक है। चलो कल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप लोगों को, अपने आप भी फ्री रहो, है नहीं। चलिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बेटा आप लोगों को, है नहीं पहले से। फिर संडे की भी, टीना तूने कौन सा नशा कर रखा है? फिर संडे, मैं कह रहा हूं कल की छुट्टी, अच्छा तो संडे की भी, हाँ 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 संडे की भी छुट्टी है और कल की भी छुट्टी है, ठीक है। खुश, 2 छुट्टी मिल रही है नहीं। चलिए एक क्वेश्चन है बेटा, दोपहर वाले बैच की नहीं है छुट्टी। अबे ये रे सर क्या कर सकते, तुमने इतने पाप किए। हाँ अबे नाम से क्या हो जाता है ये, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7.25 एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का, पेज 268। ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, पेज नंबर, ठीक है, 268 पर 7.25। चुपचाप सुनना। अब इस सवाल को करने के लिए चुपचाप सुनो बेटा, यदि ये मीटिंग चली भी जाए, इस मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि यही सवाल कराऊंगा, केवल यही कराऊंगा, बाकी होमवर्क दे दिया है। होमवर्क अभी दे देता हूं, जब हमने ये पेज खोला ही है तो 7.23, 24, 25 और 26, ये 4 सवाल 25 में करा रहा हूं, 26 हूबहू उसका है, उसके जैसा, बस वैल्यू बदल जाएंगी। तो चलिए अब आपको ट्रांसफॉर्मर का कुछ और मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आने वाला है। होता क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्मर काम में आते हैं। देखिए समझिएगा, एक होती है जनरेशन स्टेज, पहले आप सुनिए थ्योरी, फिर यहां बोर्ड पे बनाऊंगा। एक होती है जनरेशन स्टेज, जहां बिजली बनती है, ठीक है ना। अब हर जगह तो बिजली नहीं बन सकती ना, हर जगह तो प्लांट नहीं बनाए जा सकते ना। एक बार बताओ, क्या हर जगह एलजी का टीवी बनना है क्या? आपके मथुरा के अंतापाड़ा में भी टीवी बनना है? नहीं ना, एक पर्टिकुलर प्लांट होते हैं, एक मशीनरी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो भारत में भी कई प्लांट है, ठीक है, कहीं न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है, कहीं कोल से बनती है, कहीं पानी से बनती है। अच्छा मैं जब छोटा था तो पानी से बिजली बनती है ये सुनता था मैं, लेकिन मैं समझता था पानी में से बिजली खींच लेते हैं। मैं ये सोचता था पानी में से निकालते हैं, फिल्टर कर करके निकालते होंगे बिजली, उसके अंदर बिजली होती है। पीते समय तो महसूस नहीं होती, लेकिन बड़े हुए पता चला उस पानी को स्टोर करके टरबाइन पे फेंका जाता है, ठीक है, टरबाइन पे फेंका जाता है, फिर वो टरबाइन घूमता है, एट लास्ट सब में घूमता जनरेटर ये बेटा,
घूमता जनरेटर ही है। वो जो जनरेटर आपने पढ़ा है उसको घुमाइए, ठीक है, वो कैसे भी एनर्जी क्रिएट करिए, उसको घुमाइए, तभी बिजली बनती है। तो जहां बिजली बनती है उसे जनरेशन स्टेज बोलते हैं। हम लोगों तक आती है, हम कंजप्शन स्टेज पर है, हम कंज्यूमर है। फैक्ट्री तक आना या हमारे घर तक आना कंजप्शन स्टेज। और एक होती है ट्रांसमिशन स्टेज। ट्रांसमिशन खेतों में से होके जाती है ना, जो बड़े बड़े रावण जैसे टावर होते हैं, उन पे से 22-22 हजार की वोल्टेज की लाइन जा जाके जा रही होती है। एक बार बताओ, अभी हम, हो सकता है भविष्य में हो, लेकिन अभी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई कि बिजली नरोरा में बने और वायरलेस होकर मथुरा तक आ जाए। आज भी बिजली वायरलेस ट्रांसमिशन नहीं क्रिएट हो पा रहा, वायरों के थ्रू ही हो रहा है। वायर यानी नरोरा में बिजली बनेगी तो नरोरा से अलीगढ़ तक या मथुरा तक वायरों से बिजली पहुंचानी पड़ेगी। ठीक है, तो 3 स्टेज होती है, जनरेशन स्टेज, कंजप्शन स्टेज और एक ट्रांसमिशन स्टेज। तो जनरेशन स्टेज क्या होती है, वहां पर एक स्टेप देखो, जैसे सपोज करो 220 वोल्टेज बने। अच्छा, हमारे इंडिया में ना सब पे 220 वोल्टेज की डिवाइस काम करती है, बनती, तो एक पैटर्न फिक्स कर दिया है, 220 वोल्टेज, हर घर में 220 वोल्टेज। तो जितनी भी डिवाइसेस बनती है वो 220 वोल्टेज भी ऑपरेट होती है। तो जनरेशन स्टेज पर एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, सुनना, ये है जनरेशन स्टेज। यहां 220 वोल्टेज बनाए गए, सपोज करो, इमेजिन करो 220 वोल्टेज बनाए गए, ठीक है, 220 वोल्टेज इमेजिन करो बनाए गए। ये है जनरेशन स्टेज। मैं लिख देता हूं, अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है ये, और टाइम लेगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। जनरेशन स्टेज पे इमेजिन करो 220 वोल्टेज बनाती है, फिर उस वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से 22,000 कर दिया जाता है। इतना हैवी कर दिया जाता है 22,000 वोल्टेज, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है प्लीज। तो ये 220 वोल्टेज जनरेट किए जनरेटर ने, एसी जनरेटर ने, 220 बने, उसको किस में डाल दिया जाता है, ये होता है यहां पर एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में डाल दिया जाता है, 220 लेके 22,000 बना देता है वो। नाम तो सुना होगा 22,000 वोल्टेज का। अब वो 22,000 वोल्टेज इन दोनों लाइनों से होते हुए, शहर और गांव में से होते हुए, मैं टॉप बता रहा हूं, काफी लंबा, किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर की लाइन चलती है। उसके बाद आती है किसी पर्टिकुलर शहर में, मान लो शहर ये आ गया, गांव में, वहां पर फिर एक ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, वहां लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। बेटा गौर से देखो, यूं करके इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो मैंने, है ना, यहां आ गई, यहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है या कम है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ले लेते हैं, स्टेप डाउन। यहां पर जो इन 22,000 को वापस 220 करता है, क्योंकि बेटा घरों में 22,000 नहीं पहुंचाए जा सकते। घरों में सुनो, 22,000 में क्या होगा, एक बार को जब 220 का करंट लगता है तो आप, हमने सबने एक आध बार शायद करंट का झटका स्वाद लिया होगा, है ना, स्वाद लिया होगा करंट का झटका। लेकिन थैंक गॉड घरों में 220 वोल्टेज आते हैं कि वो स्वाद लेके भी हम बचे हुए। सोचो यदि घरों में 22,000 वोल्टेज आ रहे होते तो बचता नहीं कोई, सिंगल लाइन पकड़ के। जनरली आपने वीडियो देखे होंगे, ऊपर से केबल जा रही है, उसको छूने तो मरते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा आपकी इम्यूनिटी खराब हो तो, या करंट बहुत देर तक लगी हो तब आदमी मरता है, नहीं तो नॉर्मली करंट खाके रिपेल हो जाते हैं, ठीक है। तो घरों में सेफ नहीं होते 22,000 वोल्टेज, तो इन 22,000 वोल्टेजों को वापस 220 कर दिया जाता है, 220 कर दिया जाता है। और ये थी जनरेशन स्टेज, ये थी कंजप्शन स्टेज, कंजप्शन स्टेज। और फिर यहां पर ये 2 पॉइंट आ गए, वापस 220 कर दिया, 22,000 आ गए, 220 कर दिया। अब इन घरों को सप्लाई किया जाता है, जैसे ये रहा एक घर, ठीक है, एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, समझना, यहां से 2 तार इसे दे दिए, बताओ इसके घर में कितने वोल्टेज का डिफरेंस चला गया, बोलो बोलो, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। इस घर को भी पैरेलल में सप्लाई दे दी ऐसे, उन्हीं 2 पॉइंटों से, माना इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, ये घर भी ए और बी से कनेक्ट कर दिया, ये घर भी ए और बी से कनेक्ट कर दिया, इसको भी 220 वोल्ट, इसको भी 220 वोल्ट। अब ऐसे सपोज करो, अब सुनना, सिचुएशन समझना, सपोज करो ये पूरा कॉलोनी है, एक कोई छोटा सा गांव है, और ऐसे सपोज करो 50 घर है, 500 घर है, इमेजिन करो उस गांव में 500 घर है, ठीक है, 500 घर है। और सपोज करो हर घर ने कह रखा है, अच्छा जब बिजली का कनेक्शन मिलता है ना, तो आपसे एक फॉर्म और भरवाया जाता है कि आपको कितने किलोवाट का कनेक्शन चाहिए। एक
आइडियल ये रहता है कि आपको कितने किलोवाट का कनेक्शन, मतलब कि आप खंबे पे कितने किलोवाट का लोड डालोगे अकेले। मतलब अब देखो किसी के घर में क्या होता है, केवल एक बल्ब होता है और एक पंखा होता है। गरीबी ऐसे भी है कि एक बल्ब और एक पंखा होता है। बल्ब मान लो 100 वाट का है, हालांकि अब तो बल्ब खत्म हो गया, एलईडी ले लेता हूं, नहीं एक एलईडी 20 वाट की, पंखा 100 वाट का, केवल एक एलईडी और एक पंखा ही है उसके घर में। तो बताइए यदि दोनों चीज ऑन हो गई तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना लोड डालेगा? 100 वाट का पंखा, 20 वाट की एलईडी, 120 वाट डालेगा लोड। और बाई चांस उसने रात को एलईडी बंद कर दी, पंखा चला, तो मात्र 100 वाट का लोड जा रहा होगा। दिन में या ठंड पड़ रही है, पंखा बंद कर दिया, लाइट चली है, तो 20 वाट का लोड। तो मैक्सिमम कितना लोड वो डाल सकता है? 120। ये मैक्सिमम पूछा जाता है आपसे। अब किसी के घर में मान लो एसी भी है ना, एसी भी ठीक है, 2.5 किलोवाट का एवरेजन देता है जब वो लोड लेता है, 2.5 किलोवाट का। एक पंखा, कूलर वगैरह, सपोज करो इन सबका टोटल 3 किलोवाट आ रहा है, तो वो लिखेगा कि मैं 3 किलोवाट का कनेक्शन चाह रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि वो एक साथ 3 किलोवाट का लोड ही डाले, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी तैयारी करनी होती है कि यार इसकी रिक्वायरमेंट 120 वाट की है, इसकी रिक्वायरमेंट 1 किलोवाट की है, तो उतनी सप्लाई लेके तो आनी पड़ेगी ना। जैसे सपोज करो 500 घर है और हर घर को सपोज करो 1 किलोवाट का लोड चाहिए, 1 किलोवाट का लोड चाहिए, तो 500 किलोवाट की रिक्वायरमेंट इस गांव को है। तो इस गांव से भेजा जाएगा कि हमें 500 किलोवाट भेज दीजिए, हमें 500 किलोवाट भेज दीजिए। समझना, एक सिचुएशन एवरेज बताता हूं। तो 500 किलोवाट की एनर्जी भेजी जाती है, ठीक है, 500 किलोवाट की ट्रांसफार्मर के थ्रू एक किलोवाट सबको दे दिया कनेक्शन, जाओ। और फिर उसी हिसाब से मीटर पे बिजली, मीटर लगा के बिजली का चार्ज किया जाता है। चलिए, ये जनरेशन स्टेज होती है, ये कंजप्शन स्टेज होती है, और ये ट्रांसमिशन स्टेज होती है। ये जो वायर, ये लंबे लंबे, ये मैंने डॉट डॉट कर दिए, ये किलोमीटर्स के वायर होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन स्टेज। ये ट्रांसमिशन स्टेज है ये। तो यानी सिचुएशन समझना, एक जनरेशन स्टेज जहां 220 वोल्टेज बनाए जाते हैं, फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में डाल दिए जाते हैं, फिर वो 22,000 करता है, फिर 22,000 आ रहे होते हैं, थोड़े बहुत घिस भी जाते हैं, 22 के 20,000 पहुंच जाएंगे। बताऊंगा कैसे। एक ये सवाल अपने आप में पूरा है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मान लो 22,000 ही पहुंचे, फिर ये स्टेप डाउन करके 220। हाँ, कुछ लॉस इन वायरों पे भी होता है, बिल्कुल ठीक, इसलिए 22,000 नहीं पहुंचते, लेकिन थोड़ी देर के लिए आइडियल मान लो 22,000 पहुंचे, फिर 220 कर दिया जाता है, ठीक है। ये होता है ट्रांसफार्मर का यूज, एक स्टेप अप, एक स्टेप डाउन, स्टेप अप, स्टेप डाउन। अब आपके दिमाग में एक चीज आती है जो बच्चे के दिमाग में आनी चाहिए, इतना मैं फिक्र मिटा देता हूं। जब हमें 220 के 220 पहुंचाने ही थे, देखो वही क्वेश्चन टाइप भी हो गया, मुझे पता है बेटा कि बच्चा क्या पूछ सकता है। हाँ, ये इसका क्वेश्चन आ गया, ठीक। जब हमें 220 पहुंचाने ही थे, तो बीच में ये 22,000 का प्रोसीजर क्यों? ये क्वेश्चन कि जब हमें पहुंचाने ही 220 के 220 वोल्टेज थे, तो ये बीच में ये जो प्रोसीजर किया है कि पहले उन्हें 22,000 करो, फिर उन्हें 220 करो, ठीक है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब देने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 25 और 26, ये दो सवाल हैं। 25 करा रहा हूं मैं। एक स्मॉल टाउन है विद अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट। ये गांव मान लेते हैं, नहीं, इसको 800 किलोवाट की डिमांड चाहिए, मतलब इधर 800 किलोवाट चाहिए, डिमांड है ये ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एट 220 वोल्ट। और कितने वोल्टेज चाहिए? 220 वोल्टेज चाहिए इस गांव को, 220 वोल्टेज और 800 किलोवाट पावर चाहिए। सिचुएटेड एट 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक प्लांट, ठीक है, 15 किलोमीटर की दूरी है ये, 15 किलोमीटर की दूरी यहां से लेके यहां तक है। क्लियर है? सवाल ने दे रखा है जनरेटिंग पावर एट 440 वोल्ट। यहां जो पावर, रहने दो बेटा जितने रहते हैं बच्चे, ये 440 वोल्टेज है। सवाल को गौर से पढ़िए, उसने कहा कि प्लांट 440 वोल्टेज जनरेट कर रहा है, प्लांट 440 वोल्टेज जनरेट कर रहा है। जो पढ़ता जा रहा हूं वो लिखता जा रहा हूं, जनरेशन। फिर वो क्या कह रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर लाइन कैरिंग पावर इज 0.5 ओम पर किलोमीटर। ये जो पावर लाइन है, ये जो है, ये वाली, ये जो लाइन है जिसके थ्रू ये पावर जाएगी, इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन वायर कितना दे रखा है बेटा? 15 ओम नहीं, 0.5 ओम, 0.5 ओम पर किलोमीटर।
0.5 ओम पर किलोमीटर, ठीक है, 0.5 ओम पर किलोमीटर दे रखा है, पर किलोमीटर, ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब उसने क्वेश्चन ये पूछा है, हाँ आगे पूछा नहीं, अभी तो कंटिन्यू कर रहा है। द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन, अब फाइनली टाउन को पावर मिल गई है फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से, थ्रू अ 4000, ये लाइन पड़ी है, थ्रू अ 4220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओब्वियसली यहां स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, वो ये कह रहा है कि एक ऐसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से सप्लाई मिल गई जो 4000 वोल्टेज को 220 कर रहा है। यानी यहां पर कितने वोल्टेज आ गए, यहां 4000 आ गए और यहां 220 को कर रहा है, यहां 4000 आ गए। एक ऐसे ट्रांसफॉर्मर से सप्लाई मिल रही है टाउन को जो 4000 वोल्टेज को, जो 4000 वोल्टेज को 220 कर रहा है। और ऐसे लिखते हैं 4000 220 वोल्ट, ये वोल्ट दोनों के लिए है, ये वोल्ट यहां लिखा नहीं है वोल्ट, लेकिन ये वोल्ट दोनों के लिए, 4000 वोल्ट डैश 220 वोल्ट। पहले वाली वैल्यू इनपुट होती है, दूसरी वाली आउटपुट होती है। यहां 4000 आएंगे, उसको 220 कर देगा। अब वो क्या कह रहा है, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई assuming there is negligible power loss due to leakage, और characterize the step of transformer at the plant। ये क्वेश्चन जब पूरा होगा ना तब और अच्छे से समझ में आएगा। सिचुएशन एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। ये 440 वोल्टेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां जनरेट किए जा रहे हैं। फिर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में यहां कितने वोल्टेज हुए ये हमें अभी दिया नहीं है सवाल में, कि इसने कितना कर दिया। तीसरा क्वेश्चन यही पूछा है कि इसको भी कैरेक्टराइज करिए, कितना कर दिया होगा इसने। यदि 440 के यहाँ 4000 पहुंच गए, यहाँ 220 पहुंच गए, ठीक है। फिर यहां से सप्लाई इन दो वायरों से होके जा रही है, 15 किलोमीटर की दूरी पर जाके यहाँ 4000 वोल्टेज आ गए। फिर इस स्टेप अप डाउन ने 4000 को 220 कर दिया है और 800 किलोवाट पावर के मजे लो। चलो आगे तुम्हारी पावर। चलिए तो सबसे पहले बताइए रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन वायर, वो कुछ इस तरीके से दे रखा है 0.5 ओम पर किलोमीटर। कितना दे रखा है, एक, ठीक है ना, 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। तो देयरफॉर जो पूरी ट्रांसमिशन वायर का रेजिस्टेंस होगा बताना 0.5 ओम पर किलोमीटर। कितने किलोमीटर का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 30 किलोमीटर का मल्टीप्लाई होगा, रीजन होगा 30 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 15 किलोमीटर लेंथ एरी और 15 किलोमीटर लेंथ एरी। मान लो इसमें थोड़ी देर के लिए मान लो कि करंट ऐसे चलेगी, तो करंट ऐसे चलेगी, इसमें ओके, इसमें ओके, इसमें ओके, इसकी। तो बताना करंट को कितने किलोमीटर लेंथ में चलना पड़ेगा, 30 किलोमीटर लेंथ में चलना पड़ेगा। 30 किलोमीटर यानी इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस लेंथ जो है वो 30 किलोमीटर है। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस आ गया 3 पंजे 15 ओम आ गया। आप ये देखिए, मतलब 30 किलोमीटर का लेंथ का रेजिस्टेंस मात्र 15 ओम है। बढ़िया इस वायर इस्तेमाल हो रहा है, मात्र 15 ओम है, मात्र 15 ओम, वो भी तब जब 30 किलोमीटर की लेंथ है। अच्छा मैं नंबरिंग कर देता हूं। ये है कॉइल 1, दिख रहा है ना, इसका नाम दे दिया कॉइल 2, इसका नाम दे दिया कॉइल 3, इसका नाम दे दिया कॉइल 4। कॉइल 1 और 2 आपस में एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से कनेक्टेड है और कॉइल 3, 4 स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से कनेक्टेड है। अब बताना ये कौन सी कॉइल है, कॉइल 2। ये जो करंट जा रही है ना, ये वाली जो मैंने मार्क करी है, हालांकि ये ठीक है, ये करंट जो जा रही है, हालांकि ये एसी है तो करंट अल्टा पलटी मारती रहेगी, लेकिन अभी ऐसे फील करो, ये करंट जो जा रही है वही करंट कॉइल 3 में जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी और वही करंट कॉइल 2 में जाएगी, क्योंकि ये सब सीरीज में। नोट करंट इन ट्रांसमिशन वायर, आई इन करंट इन ट्रांसमिशन वायर, ट्रांसमिशन वायर में जो करंट होगी बराबर होगी करंट इन कॉइल 2 बराबर होगी करंट इन कॉइल 3। सोचना, होपफुली कि आपको समझ में आ गया। बोलो, ये वाली करंट देखिए, ये जो करंट जा रही है कॉइल 3 में भी वही करंट जाएगी, ट्रांसमिशन वायर में भी वही जाएगी और कॉइल 2 में भी वही करंट जाएगी। तो कॉइल 2 में करंट, कॉइल 3 में करंट और ट्रांसमिशन वायर में करंट एक जैसी होगी। तो इनका नाम मैंने दे दिया आई। इन तीनों करंटों का नाम आई दे दिया, क्योंकि ये सर्किट तो कंप्लीट है ना, आई करंट नाम दे दिया। चलिए अब पहला क्वेश्चन उसने क्या, अब मुझे यदि इसमें एनर्जी लॉस निकालना है, बेटा रिकनेक्ट कर लेते हैं इसको, तो आप लोग छोड़ सकते हो, मैं ये वाली वीडियो भी पब्लिकली डालूंगा, देख लेना वहां। तो ये बताइए, ये जो करंट होगी वो इन सब में सेम होगी,
अब पहला सवाल ये है कि ये जो पूरा ट्रांसमिशन वायर है इसमें कितनी एनर्जी लॉस हुई, ठीक है, कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, हीट एनर्जी, पावर इन दी फॉर्म ऑफ हीट। तो सबको पता है आई स्क्वायर आर होता है फॉर्मूला, पावर लॉस। अब आपको आई पता होना चाहिए तभी तो कर पाओगे। अब ये आई कैसे पता करें? अच्छा, इस सवाल में एक अच्छी बात है कि उसने कहा है ट्रांसफॉर्मर को तो आइडियल मानिए। तो जो ट्रांसफॉर्मर को आइडियल मानिए, ट्रांसफॉर्मर को आइडियल मानना है, कोई लीकेज वीकेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब देखिए, आपको ये सवाल ये समझाने के लिए बता रहा है कि क्यों 220 को 22,000 करते हैं, क्यों जरूरत पड़ जाती है, क्यों ऐसा वोल्टेज करने पड़ते हैं, नहीं करेंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी। तो अब बताइए, पहले इस सिचुएशन को देखो, कॉइल 3 कॉइल 4, कॉइल 3 कॉइल 4, कॉइल 3 कॉइल 4, बताना, एक एक स्टेप कर रहा हूं, बताना पावर इन कॉइल 3, पावर इन कॉइल 4, बताओ बराबर होगी या नहीं? क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, ट्रांसफॉर्मर को आइडियल लेके चलेंगे। जब ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी नहीं दे रखी हो, आपको पूरा हक मिलेगा आइडियल मानने का। वैसे भी हल्का हल्का इशारा देगा कि लीकेज ऑफ फ्लक्स मत मानना। तो ये जो कॉइल 3 है और ये जो कॉइल 4 है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इन दोनों पे पावर कैसी होगी? सेम। इस पर कितनी पावर है? 800 किलोवाट, 800 इंटू 10 टू दी पावर 3। बोलो मानते हो? यार यहाँ पे 800 किलोवाट हो गई, पहुंचा दी 800 किलोवाट। तो यदि इस पर 800 किलोवाट है तो इस पर भी 800 किलोवाट होगी, तो पावर इन कॉइल 3 भी 800 किलोवाट होगी। इसको EI लिख सकते हो, EI, E3 I3। सोचो, पावर का फॉर्मूला EI, तो इसकी पावर को आप EI लिख सकते हो, इस इनपुट पावर की। इसकी जगह ये लिख दिया और इसकी जगह ये लिख दिया। तो अब बताइए, E3 हमारे को दे रखा है 4000, चेक करो दे रखा है या नहीं? 800 गुणा 10 की पावर 3, ये 4000 दे रखा है। देखो यहां लिख रहा है छोटे से में कि यहाँ पे 4000 वोल्टेज है। तो I3 आपकी आ गई 200 एम्पियर। देखना गलत तो नहीं हो, 3 जीरो कट गई, 4 दूनी 8, 200 एम्पियर। कौन सी करंट 200 एम्पियर निकली है? ये वाली करंट इन कॉइल 3। लेकिन हम जानते हैं गंगाधरी शक्तिमान है, ये करंट, ये करंट, ये करंट सब एक जैसी है। तो इस बहाने हमने निगाहें, निशाना यहां लगाया पर हमारा निशाना यहां भी लग गया। बताओ, ये वाली करंट पता चल गई नहीं पता चल गई? कौन सी करंट पता चल गई? करंट इन ट्रांसमिशन वायर। तो अब आप बताइए, बताइए। सो देयरफॉर, पहला, पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑन ट्रांसमिशन वायर, ऑन ट्रांसमिशन वायर। मैंने लैंग्वेज क्या लिखी, पढ़िए। मैंने लिखी कि ये ट्रांसमिशन वायर पर यदि हम एनर्जी लॉस निकाले, पावर लॉस निकाले, तो फॉर्मूला P लॉस, पावर लॉस वर्ड। क्या फॉर्मूला लगा दूं? क्योंकि ये डाटा हमारे पास है। अब हमें इसकी करंट भी पता चल गई और इसका रेजिस्टेंस तो पता ही था 15 ओम। तो बताइए करंट कितनी? 200, उसका स्क्वायर है और ये 15। सॉल्व करिए बेटा, 600 किलोवाट आ रहा है। अब आप समझिए इस सिचुएशन को कि 600 किलोवाट तो लॉस हो रहा है, हीट में बन जाएगा, धुआं हो गया उसका, तो बेकार हो गई। हीट एक ऐसी एनर्जी है जिसे स्टोर और नहीं कर सकते, खत्म तो खत्म, डिसिपेट हो जाती है सराउंडिंग में। यानी 800 किलोवाट पहुंचानी है, 600 किलोवाट रास्ते में लुढ़क जाएगी। सोचिए, तो यहां से 1400 किलोवाट लेके चलना पड़ेगा। समझना, बताना यदि वहां आपकी जिम्मे, पहले तो ये समझ में आ गया कि ये पावर लॉस 600 किलोवाट का है, 600 किलोवाट का है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फिर कितनी पावर सप्लाई करनी पड़ेगी हमें? पावर सप्लाई तो बुद्धि लगाइए, फिर सप्लाई करने के लिए आपको पहले से पावर सप्लाई, आपको यहां 800 किलोवाट पहुंचानी है ना, प्लस 600 किलोवाट रास्ते का भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब 1400 किलोवाट यहां से फेंकोगे तब वहां पे 800 पहुंचेगी। बताओ 600 की GST किसने काट ली? ठीक है, हाँ, मैं ये समझ, सुमित यही तो, पेशेंस रखो सब लोग, ये सवाल ही आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ट्रांसफॉर्मर की आपको इज्जत बढ़ेगी। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, तो आप समझ गए। थोड़ा लैंग्वेज बेटा नोट्स में से देख लेना कि कैसे सजा के लिखते हैं। मैंने यहां भी टाइम बिना बात के वेस्ट कर दिया है ना, फटाफट P लॉस समझिए। पावर सप्लाइड, बीच में लैंग्वेज लिखी होगी कि साला एक तो 800 किलोवाट पहुंचानी है और 600 किलोवाट का भी लॉस, तो ध्यान में रख के। तो 1400 किलोवाट की पावर सप्लाई यानी यहां पर 1400 किलोवाट। अच्छा, 1400 किलोवाट यहां होगी तो ये भी आइडियल ट्रांसफॉर्मर है,
तो 1400 यहां आई, 1400 चली, 600 रास्ते में जीएसटी कट गई। अच्छा ऐसे 300 इधर कटी होगी, 300 इधर कटी होगी। पावर लॉस कितना है? 600। ये भी बता दूं आपको, 300 इधर कटी होगी, 300 इधर, टोटल 600 वेस्ट हो गया। तो 1400 में से 600 वेस्ट हो गया, 800 पहुंचा। 1400 किलोवाट पहुंचानी पड़ेगी। तीसरा क्वेश्चन, उसने कहा कि यहां जो ट्रांसफार्मर है इसको भी कैरेक्टराइज कर दीजिए। कैरेक्टराइज कर दीजिए मतलब जैसे इसने 4000 को 220 किया है ना, तो 440 को इसने कितना किया होगा वो बता दीजिए। तो बताना बेटा, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो आइडियल है, तो पावर एट कॉइल 2 बराबर पावर एट कॉइल 1। ये सही लिखा गलत मैंने बोलो? इसमें जो पावर होगी इसमें भी वही पावर होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर इज आइडियल। ट्रांसफार्मर तो आइडियल है, तो इधर और इधर की पावर बराबर होगी। ये पावर कितनी है, सॉरी ये कितनी है? 1400 किलो है, किलो। यानी क्योंकि ये 1400 है तो इसमें भी 1400 आ गया होगा। इसको EI लिख लो। लिख दो, क्या लिख दूं? E2I2। समझ पा रहे हो नहीं? इस पे E2 इसके इस कॉइल पे वोल्टेज, इस कॉइल की करंट, और ये करंट कितनी है चेक करो। कॉइल 2 की करंट, कॉइल 3 की करंट, ट्रांसमिशन वायर की करंट। इस पूरे सर्किट में करंट तो एक ही दौड़ रही है, कितनी? 200 एम्पियर। ये 200 है, ये हो गया 1400 इंटू 10 की पावर 3। ये हो गया, 2 जीरो काट दीजिए, 7000। ये 7000 वोल्ट। आप आंसर पलट के देखिए, आपको आंसर तीनों मैच कर जाएंगे। जल्दी से आंसर चेक करिए। और अभी बस 2-4 मिनट और रह गए, बस 2-4 मिनट और लूंगा, जल्दी से चेक। अब सुनिए 26वां सवाल। सॉरी बेटा आपसे धोखा दे दिया, 26वां सवाल भी मैं ही करा रहा हूं, लेकिन ओरली हो जाएगा फटाफट। अब समस्या समझिए, समस्या क्या आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन में। यार तुम 1400 किलोवाट डालोगे जिसमें से 600 लॉस होगा, 800 पहुंचेगा। यार इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज तो कुछ नहीं है, लेकिन कम कर सकते हैं। अब समझना, हाँ ये वीडियो पब्लिक डालूंगा, टेंशन मत लो। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, समझिए अगले सवाल की 26 की लैंग्वेज। एसएस लीजिए पहले, इसका एसएस लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। टिक टिक 1 2 3 4। हाँ अगला सवाल कह रहा है कि डू द सेम एक्सरसाइज एज अबव विद द रिप्लेसमेंट। एक छोटी सी रिप्लेसमेंट करनी है कि वो जो ट्रांसफॉर्मर है ना वो 40,000-220 का है। सुनिए अब आप, ये अब 4000 नहीं, ये 40,000 है। एक जीरो बढ़ा दी, 40,000 का 220 कर रहा होता तो 40,000। केवल ये चेंज करने हैं। अब सुनिए, मात्र एक जीरो बढ़ाई है उसने। अब आपको फायदा समझ में आएगा। ये 40,000 होते ही क्या रेजिस्टेंस में कोई चेंज आएगा? रेजिस्टेंस तो 15 ओम ही रहने वाले हैं, ठीक है। और ये फैक्ट भी वही रहेगा, करंट पूरे में एक ही रहेगी। यहां मैं 4000 की जगह क्या लिख दूं? अब ये 7.26 हो रहा है, अब इतना टाइम नहीं लगेगा, तो यहां 4000 की जगह 40,000 कर दूं, तो एक जीरो यहां कम हो जाएगी। करंट 10 गुना कम हो गई। कितने गुना करंट कम हो गई? इसका मतलब इन वायरों में अब कम करंट दौड़ेगी, और जब कम करंट दौड़ेगी तो कम लॉस होगा या नहीं होगा? और करंट पे स्क्वायर हो रहे हैं। तो चलिए अब 200 की जगह क्या रखूं मैं? 20। बताइए कितना आ रहा है ये आंसर? सोचो कितना आ रहा है? 6 किलोवाट आ रहा है, मात्र 6। देखा आपने कमाल? देखा कि 4000 की बजाय 40,000 करने का ये फायदा है कि जो लॉस 600, अच्छा सिंपल है, यदि करंट 10 गुना कम हुई है तो पावर लॉस 100 गुना कम हो जाएगा। 100 गुना, आई स्क्वायर है उस पे। अब समझे कि इतने हैवी वोल्टेज क्यों किए जाते हैं? एक क्वेश्चन है था इसका, सर जब 220 का 220 ही पहुंचाना है तो बीच में ये वाली स्टेज क्यों? ये वाली स्टेज इसलिए की कि यदि 220, सोचो 220 पहुंचा रहे होते, केवल 220 के डायरेक्ट, सोचो जब यहां 4000 था तो यहां लॉस 600 था। यदि 4000 से भी और कम करूंगा तो लॉस और बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने वोल्टेज को यहां 40,000 किए, वहां लॉस एक झटके में 6 किलोवाट आ गया। बताइए, इतना तो चलो मान सकते हैं। और एक चीज और, जैसे पिछले सवाल में 1400 था, पता है 1400 किलोवाट का लॉस तब है जब हमने ट्रांसफॉर्मर में कोई कमी नहीं मानी है। कमी तो ट्रांसफॉर्मर में भी होगी, तो थोड़ा सा मेहनत और लगेगी, लेकिन उस कमी को तो नहीं कर सकते, लेकिन इस कमी को तो दूर कर सकते हैं ना। बताइए 806 किलोवाट ही सप्लाई देनी पड़ेगी, मात्र 806 की सप्लाई बनानी पड़ेगी, 6 का लॉस होगा बस। चलो थोड़ी बहुत जीएसटी कट रही है। फिर यहां पर क्या सवाल होगा कि इन दोनों की पावर बराबर होगी 1400, ये करंट 20 रह गई है बस,
है ना। तो भाई ये E2I2 ये 20 रह गई है, ये 14 नहीं, ये 1400 नहीं है, ये तो 806 है। अब सॉरी बेटा 806, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा सवाल, एक कितना आ जाएगा बेटा, 1/2, 2 दूनी 4, 40,300 वोल्ट। यानी ऐसा ट्रांसफॉर्मर चाहिए जो 440 को 40,300 वोल्ट कर दे। अब आप समझे या नहीं समझे कि क्यों ये ट्रांसफॉर्मर, अच्छा यदि हम ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाएंगे, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब एक चीज समझिए, मेरी एक फाइनलाइज कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं इसको। अब आप समझे, यदि मैं ये ट्रांसफॉर्मर नहीं होते, सीधे सीधे लाइन यूं ही फेंकी जाती, तो हमें वो वाला लॉस झेलना पड़ता, है ना। और अच्छा यदि 22,000 ही बना ले तो क्वेश्चन, चलो ये 40,000 वोल्टेज ही बना ले, 40,000 ही पहुंचा दो, तो वो सेफ नहीं होंगे। यदि आप सोचो 40,000 वोल्टेज ही बना के सारा काम 40,000 वोल्टेजों पर ही हो, तो यार वो घर में जब 40,000 आएंगे तो कितना डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी घरों में। तो इसीलिए क्या करते हैं, पहले उन्हें स्टेप अप कर लेते हैं लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, है नहीं, और फिर यहां कम कर लेते हैं। और यही वजह है जो एसी डीसी से बेहतरीन कॉन्सेप्ट जनरेट करता है। क्योंकि बताना एसी डीसी से क्यों अच्छी हुई, क्योंकि डीसी के लिए ट्रांसफॉर्मर नहीं होते। तुम डीसी जनरेट कर लोगे लेकिन पहुंचाओगे कैसे, सपोज करो डीसी जनरेटर से डीसी जनरेट कर ली, लेकिन दूर शहरों में पहुंचाओगे कैसे, 220 बनाओगे तो 220 पहुंचाओगे, कितना सारा लॉस होगा। और 22,000 बनाओगे और पहुंचाओगे वहां पे, तो वो डेंजरस सिचुएशन होगी। ये था अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मर की महिमा या ट्रांसफॉर्मर की चाल, ये दोनों सवाल थे एक ने, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत हो गया बेटा। आप